वेलकम टू स्ट्रगल विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे इंडिया की जीत के बाद। और आज हमारे हमारे साथ में एक नए गेस्ट जुड़े हैं, हमारे भाई पुलकित, जिनका अपना चैनल भी है, हिट इट विद पुलकित। इनको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक डाल दूंगा, तो इजीली वो चीज हो पाएगी। बाकी उसके अलावा पुलकित भाई, फिर क्या हाल चाल है आपके, क्या चल रहा है? बढ़िया। बहुत खुश हो गए। बड़ी बढ़िया भाई। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूँ यार कि चैंपियंस ट्रॉफी का तो पूरे देश के हाल मेरे को लगता है सही होंगे। सब बढ़िया चल रहा है यार। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। अभी तो मैं बस मतलब शौक इन कर रहा हूँ कि जहाँ 10 साल में एक ट्रॉफी नहीं, उसका 8 महीने में दो आ गए। तो ये थोड़ा मतलब काफी सरियल लगता है यार कि हम भी अब मतलब वो जो एक लाइन थी जहाँ पे हम हो रहा था कि लाइन हम्म पे आके क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, पर अब हम वो लाइन भी क्रॉस हम्म। कर पा रहे हैं। तो यार काफी अभी तो फिलहाल काफी खुश हूँ। अब आके देखो क्या होता है। नहीं, ये तो वही मोमेंट्स हो गए ना कि यू लिव फॉर देम, यू डाई फॉर देम वाला, एकदम। डाई डाई चल रहा था, अभी तो लिव कर रहे हैं। हम्म। चलो तो फिर क्या आपका ओवरऑल, आप कैसे समराइज करोगे चैंपियंस ट्रॉफी को? इन जनरल इंडिया की बात करते हैं पहले, कि इंडिया के हिसाब से आप कैसे देख रहे हो इसको, क्या पॉजिटिव्स हैं यहाँ से? या पॉजिटिव्स तो यार ये है कि जो जिस बंदे को जिस रोल में फिट करा, जिस रोल के लिए फिट रखा गया था ना, वो उस हम्म रोल पे बिल्कुल खरा उतरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे केएल राहुल का 6 नंबर का सब डाउट में थे, मतलब पूरा देश डाउट कर रहा था। मतलब पहली बात तो उनके 6 नंबर छोड़ो, उनकी पूरी जगह को ही डाउट कर रहा था पूरा देश की 6 नंबर पे क्यों खिला रहे केएल राहुल को। और हम्म बट जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, एक प्रोएक्टिवनेस दिखाई अपनी पूरी इनिंग्स में, जितने मैच में वो बैटिंग करे हम्म उन्होंने, कि नहीं यार मैं अब वो एक टिमिडनेस मेरे अंदर नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि मैं फंस रहा हूँ तो मेरे पास शॉट्स भी हैं। वरुण हम्म चक्रवर्ती का एक 50 ओवर में आना, मतलब जबकि सबको लग रहा था कि वो एक क्या बोलते हैं 4 ओवर के ही बॉलर रह जाएंगे, बट जिस तरीके से उन्होंने हम्म डोमेस्टिक में काम करा 21 में बाहर, मतलब टीम से बाहर जाने के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं हम्म। है यार कि उनको अभी टेस्ट मैच में डेब्यू मिल जाए। हाँ, वो बात भी ओवर। है। बाकी आप जैसे केएल राहुल का आपने एक चीज बोली ना अभी, हम्म। केएल राहुल की एक और चीज क्या है कि अगर आप जाओगे विराट कोहली और शास्त्री के एरा में, तो वहाँ पे नंबर 5 पे सबसे पहले ट्राई किया केएल राहुल को, कि मिडिल हाँ ऑर्डर में ये, आपको याद होगा वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज थी, ओडीआई सीरीज, हाँ हाँ। है ना? तो वहां पे राहुल और श्रेयस अय्यर को अपने स्पॉट्स मिले थे नंबर 4-5 के। हम्म तो वहीं से ओवरऑल जो कोर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा कोर, तो ऊपर आप ओपन जैसे गिल वहां पे था, कोहली वहां पे था, उसके बाद 4 पे श्रेयस अय्यर था, उसके बाद केएल राहुल था, जडेजा, पंड्या। तो ये पूरा कोर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में एक बार खेल चुका है। तो वो जो हाँ। चीज थी ना, केएल राहुल को मिड ऑर्डर में खिलाने की, वो तो खैर लंबे टाइम से प्लान कर ही रहे थे। और एक और चीज ये भी थी कि देखो, केएल राहुल को नंबर 6 खिलाना जरूरी बस इसलिए हो गया था क्योंकि अक्षर पटेल को ऊपर एक लेफ्टी चाहिए था। तो अक्षर पटेल क्योंकि एक वो इंसान था कि वो खेलेगा ही खेलेगा, इस वजह से नंबर 5 पे अक्षर पटेल को डाला, क्योंकि फिर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है एक लेफ्टी को। तो जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसमें से अक्षर पटेल को नंबर 5 पे किया, इसलिए केएल और 6 पे हो गए। और मैं एक चीज जो मैं जिस चीज के लिए बहुत पर्सनली खुश हूँ कि जिस तरीके से अक्षर पटेल इस टीम के कोर का हिस्सा बने हैं। मतलब कि हम्म मतलब कि जैसे आपको पता है केएल अक्षर पटेल जो है इन एंड आउट होते रहे हैं टीम में। हम्म और जैसे जडेजा अब अपने एंड मतलब अपने करियर के एंड स्टेज पे आ गए हैं, तो इंडिया को एक जडेजा जैसा बंदा, मतलब जडेजा के जैसा एक ऑलराउंडर चाहिए था। तो हम्म अक्षर पटेल ने वो दिखाया कि मैं जडेजा से बेटर, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू जडेजा, बट मैं जडेजा से एक बेटर व्हाइट बॉल बैटर हूँ। बॉलिंग में आप कह सकते हम्म हैं कि जडेजा थोड़े से ऊपर हैं, बट अक्षर पटेल वो अपनी कमी जो है वो बैटिंग में पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो आपके लेजिट हम्म टॉप 5 नंबर के ही बैट्समैन है। आप उनको 8 रन पे उनको 8 पे खिलाना, तो उनकी बैटिंग के साथ क्या बोलते हैं ना, ज्यादती टाइप होगी एक। तो वो एक, आप हम्म। उनको क्या बोलते हैं ना, आप उनको डिग्रेड कर रहे हैं उनके बैटिंग टैलेंट को। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और था कि अक्षर पटेल का 5 नंबर पे आना, और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स बिल्ड करी। हालांकि उन्होंने कोई बड़ी इनिंग हम्म नहीं खेली, बट जिस तरीके से जिस सिचुएशन में वो आए, सारी सिचुएशन प्रेशर वाली थी। सारी सिचुएशन में मैच इधर उधर जा सकता था, मतलब 50-50 पे वो आए, तो उन्होंने मेक श्योर करा कि एटलीस्ट मैच 70-80% इंडिया के पक्ष में हो। तो मतलब वो और इनिंग्स को बिल्ड करना भी हाँ। जानते हैं, और फिनिश करने का भी अब मेरे को लग रहा है कि उनको देखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज क्या है, अक्षर पटेल को अगर आप जाओ 2023 वर्ल्ड कप में, इंडिया ने मिस अक्षर पटेल को किया सबसे पहले, कि अगर वहां हम्म। पे अक्षर पटेल होते, तो जो आखिरी में सिचुएशन बन गई थी ना, आखिरी के मैचेस में जब पंड्या इंजर्ड हुए, तो वहां पे अक्षर हाँ पटेल का आपको एक वो क्वेश्चन मिल जाता, क्योंकि अक्षर पटेल हाँ। इंजर्ड थे शुरुआत से, तो अश्विन को फिर बाद में ऐड किया था। तो वहां पे मेरे हिसाब से 2023 वर्ल्ड कप में भी मिस किया था। बाकी ये आप शायद आपके लिए मैसेज आए हुए हैं, बनीता सिंह, आपकी कोई फ्रेंड है क्या? शायद नहीं, आपके लिए मैसेज आए हुए हैं। आई डोंट नो। चलो ठीक है, तो दोनों के लिए होगा हेलो। फिर। हाय हेलो, हेलो। कैसे हो आप? हम हेलो। लोग तो बहुत हेलो। अच्छे हैं। हेलो विनीता, हेलो, कैसे हैं आप। तो यार सबसे वो आपको ही पता है कि उनकी इंजरी क्या थी अक्षर पटेल की, वो
बस उनको इंजर किया गया था। अगर थोड़ा कंट्रोवर्शियल मैं स्टेटमेंट दूं तो ये यार अब ये तो मतलब वही है ना कि इस वजह से तो हम लोग को बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे ना उस वर्ल्ड कप के बाद। इतना इतना ज्यादा गुस्सा जो हम लोग के मन में था वो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से था, क्योंकि बहुत ही हाँ कुछ मतलब इरेशनल डिसीजंस ले लिए गए थे। तो वो सब चीजें तो थी, अब उसके बारे में तो खैर अलग से कभी वीडियो में बात करेंगे बाकी। वो क्योंकि वो तो ऐसा सप्रेस्ड रिप्रेशन किया हुआ है हाँ। हमने अपने एंगर का, वो तो वैसे ही फीलिंग है। बाकी अगर आप ओवरऑल देखें इंडिया का सीटी, तो यार जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था वैसा ही गया। मतलब मुझे हम्म, मतलब कोई एक हार्डली कोई बैड लक चाहिए था या कोई इतना खराब दिन चाहिए हम्म, था इस इंडियन टीम को हराने का, कि जिसमें हम बिल्कुल ही क्या बोलते हैं ना, मतलब कि बिल्कुल ही दूसरी टीम हमें आउट प्ले कर दे। क्योंकि एक तो टीम्स में थोड़े कमजोर थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स हम्म, जस्ट स्टेट द फैक्ट्स हियर। टीम उतने स्ट्रांग नहीं थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तो आधी टीम ही नहीं थी। ठीक है, न्यूजीलैंड के भी हम्म, मैट हेनरी इंजर्ड हो गए थे। हालांकि वो टीमें कंसिडर करती हैं, बट स्टिल आप फैक्ट्स देखेंगे तो इंडिया को एक एडवांटेज ये था कि उतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी कोई सी भी। हम्म, साउथ अफ्रीका चैलेंज कर सकती थी, बट साउथ अफ्रीका से आई डोंट थिंक कोई मैच हुआ इंडिया का। हम्म। तो पाकिस्तान से तो क्या ही बात करनी यार, उनकी स्ट्रांग टीम भी, मतलब हम अपनी कोई स्टेट टीम भी खिला देते तो भी मेरे को लगता है रिजल्ट सेम ही आना था। सही है। तो ये बाकी थोड़ा देखो ओवर। साउथ अफ्रीका की आप जो बात कर रहे हो ना, हम्म। साउथ अफ्रीका दुबई में चैलेंज नहीं कर पाती इंडिया को। साउथ अफ्रीका बहुत गंदा हारती न्यूजीलैंड की जगह अगर आई होती ना, तो साउथ अफ्रीका दिखती भी नहीं आपको मैच में। न्यूजीलैंड ने जो फाइट दी, क्योंकि वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वर्ल्ड में अभी, जो ओडीआईस में दिखाया उन्होंने, वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, वो दिखा दिया। और साउथ अफ्रीका कहीं पे भी नहीं दिखती, क्योंकि उनके पास सारे फिर लप्पेबाज प्लेयर्स हो जाते हैं। और यहाँ दुबई में आके स्पिन के अगेंस्ट ये सिर्फ लप्पेबाजी करते हैं। तो ऐसे में आई थिंक हम्म। अच्छा है साउथ अफ्रीका नहीं आई, थोड़ा सा एक अच्छा फाइनल बन गया ओवरऑल। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप मतलब ओवरऑल हाँ। रोहित शर्मा की अरे कैप्टनसी को आप आप मत बोलो यार, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे। हाँ। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी को आप कहाँ पे रेट करते हैं, मतलब पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की? यार देखो मैं स्टीव, अगर मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना, तो जितना मैं समझ पाया हूँ, अब वो चीज तो खैर वही है कि अभी मैं भी छोटा ही हूँ तो कितना ही समझ पाया हूँ, लेकिन एक और चीज ये भी है कि रोहित शर्मा की अगर कैप्टनसी की बात करें, तो मैं उनको क्रेडिट बहुत ज्यादा नहीं देकर मैं दूंगा टीम मैनेजमेंट के ओवरऑल प्लानिंग को। जिस तरीके से उन्होंने कंडीशन किया पहले तो, उसके बाद अपनी टीम की स्ट्रेंथ को असेस किया, और उसका जो कॉम्बिनेशन हुआ कि उन्होंने ये समझा कि दुबई में हम 4 स्पिनर्स के साथ में जाएंगे, तो बहुत क्लैरिटी थी प्लान में कि हमको पता है कि यहाँ पे स्पिन कंडीशंस मिलेंगी, और हम इसलिए स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं, 4 स्पिनर्स को हम लेके जा रहे हैं। वो चीज किसी और टीम ने नहीं की। बाकी सारी टीम्स जो पाकिस्तान का सोच के आई, दुबई का सोच के आई, वो एक या दो स्पिनर्स के साथ में आ गई बस। तो मैं कहूंगा कि जो प्लानिंग रही है ना, वो दूसरी बात इंग्लैंड सीरीज में अगर आपने देखा हो, तो अक्षर पटेल ने वहां से नंबर 5 पे खेलना स्टार्ट किया। तो ये भी हम्म। प्लानिंग का पार्ट थी कि हमको लेफ्टी चाहिए ऊपर, उसके बाद में शमी और पंड्या से हम काम निकलवा सकते हैं। तो इन सब के हाइलाइट्स हमको दिख गए थे उस सीरीज में। तो ये सब चीज जो प्लानिंग थी वो ज्यादा बड़ी थी। बाकी उसके बाद एग्जीक्यूशन भी बहुत जरूरी है, तो रोहित शर्मा का रोल भी आप फिर तारीफ करेंगे कि रोहित शर्मा ने भी जो काम किया वो भी बिल्कुल तारीफ के काबिल है। और दूसरी बात, जिस तरीके से फील्ड में डिसीजन उन्होंने बिग टाइम इंप्रूवमेंट दिखाई उसमें, कि जैसे अगर हम्म। आप फाइनल मैच में भी आप देखो, तो चक्रवर्ती ऊपर बॉलिंग करने आए, कुलदीप फटाफट से आपको 10 ओवर्स के अंदर दिखाई दिए। फिर उन्होंने आके 2 विकेट्स भी लिए, सबसे क्रूशियल विकेट्स मैच के, विलियमसन और रचिन रविंद्र। वेटेज रहेगा उसका इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के एपिसोड में इंडिया के, तो वो रहेगा मेरे हिसाब से इसका। ऋषभ पंत का कितना मुश्किल है अभी ओडीआई टीम में आना, ओडीआई टीम में आना, क्योंकि ऋषभ पंत को हम देख रहे हैं कि हम्म। अब टीम के साथ रह रहे हैं बट टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या चांसेस है उनकी अभी, और कौन कितना वेट करना पड़ेगा ओडीआई टीम में आने के लिए? यार उनको केएल राहुल को इंजर्ड करना पड़ेगा, बस यही चीज है, क्योंकि ऋषभ पंत की अगर आप बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कि मैच विनर प्लेयर है, वो तो हम सब जानते ही हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है टेस्ट में, लेकिन जब ये नए नए आए थे तो इनकी बात करते थे कि यार ये टी20s में एकदम धमाका करेंगे, आगे तेज खेलने वाले प्लेयर हैं। और रणजी में भी 300 सबसे फास्टेस्ट मार दिए थे इन्होंने। तो ये सब चीजें जो ऋषभ पंत की है, वो मैच विनर प्लेयर तो नो डाउट है, और एक वो प्रॉमिस लेके आते हैं कि मैं कहीं पे भी खड़ा हूँ, अगर सिचुएशन कुछ भी जाएगी ना, अगर मुझसे दूर, टीम से दूर, तो मैं उसको खींच के ला सकता हूँ। और उसके आपने देखा भी है टेस्ट में किस तरीके से परफॉर्म किया है, गाबा टेस्ट को भी याद करते हैं। तो ऋषभ पंत नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन मुझे बस ये लगता है कि अनलकी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन केएल राहुल जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो केएल राहुल को परफॉर्म करना, सॉरी ड्रॉप करना, वो क्राइम होगा। तो ऐसे में बिल्कुल आई डोंट थिंक कि उनकी जगह बन रही है। अब केएल राहुल अच्छा कर रहे हैं, नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, और जो प्रॉमिस केएल राहुल लेके आ रहे हैं ना टीम में, वो बहुत अलग है। क्योंकि एक चीज तो ये है कि अगर ऊपर से कोलैप्स दिख गया, तो ये प्लेयर के पास टेक्निक ऐसी है कि वो उसको संभाल सकता है, वो टाइम ले सकता है कि, और शॉट्स भी अपने रोकेगा नहीं, बिल्कुल। टेक्निकली बिल्कुल अच्छे प्लेयर है। तो दूसरी बात ऋषभ पंत के साथ क्या है ना, कि अगर ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाए, तो आप टेक्निक को ऊपर रेट केएल राहुल की। और एक और चीज ये है कि अगर फिनिशिंग एबिलिटीज की बात करें, तो केएल राहुल वो भी कर सकते हैं।
तो ऐसे में जो पैकेज के राहुल बन रहे हैं ना, उस वजह से वो फिर बाहर बिठा रहे हैं ऋषभ पंत को। तो मेरे हिसाब से अभी और वेट करना पड़ेगा उनको, फिर अनलकी रहेंगे लेकिन करना पड़ेगा वेट। वैसे 2014 में धोनी ने खुद बोला था कि फाइनली इंडिया गॉट इट्स ऑल फॉर्मेट प्लेयर केएल राहुल के बारे में, तो दैट वाज अ बिग स्टेटमेंट फॉर केएल राहुल व्हेन ही वाज रॉ अच्छा, एंड ऐसा यंग। स्टेटमेंट आया था क्या? हाँ, मतलब व्हेन लाइक जब उन्होंने अच्छा। डेब्यू करा था, तब हम्म। धोनी ने बोला था कि इंडिया फाइनली गॉट इट्स ऑल फॉर्मेट प्लेयर। तो मतलब धोनी ने उस टाइम पे ही पता लग गया था कि टैलेंट तो बंदे में है, तो टैलेंट की तो कोई डाउट नहीं था। बट जिस तरीके से वो हम्म। करियर ट्रैजेक्टरी चली, और उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है कि उनको मतलब टीम में जगह बनाने के लिए बहुत ज्यादा अकोमोडेट करा कि आज जैसे आपने वर्ल्ड कप की बात करी थी 2019 वाले, हम्म। तो उसमें हम्म। जब तक शिखर धवन टीम में थे, तो केएल राहुल के फिनिशर का रोल कर रहे थे, वो नंबर 7 पे भी आए हैं इंडिया के लिए। नहीं, नंबर 4 पे खेल रहे थे उसमें। बट नंबर एक 4 पे खेल राहुल को मिला था। एक मैच में फिनिशर भी करा है, फिनिश भी करा है उन्होंने आई गेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। हाँ, पर वो पाकिस्तान वाला हाँ, मैच में था शायद, उसका रीजन यही था कि नहीं ऊपर नहीं से फिर पाकिस्तान, क्योंकि बहुत लंबी पार्टनरशिप हो गई थी ना, इसी वजह से। हाँ हाँ, वो पाकिस्तान ने पाकिस्तान तो ओपन करा था उन्होंने, बट ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने फिनिशर भी करा था। वो अच्छा। बोल रहा हूँ ना कि उनका जो रोल है काफी वोलाटाइल रहा है, मतलब पोजीशन उनकी ऐसे कभी फिक्स रही नहीं। जबकि वो बंदा मेरे को लग रहा है कि एलओआईज में मतलब लिमिटेड ओवर्स में वो उनको आप कहीं भी खिला दो 1 से लेकर 7 तक, वो जैसा हम्म। उनका जो जैसा है वो परफॉर्म कर ही देंगे अब। तो मुझे लग रहा है कि फाइनली केएल राहुल का जो एक पीक है वो हमें आगे देखने को मिलेगा, गिवन उनका उनका जो साथ उनका कॉन्फिडेंस है, जिस तरह उनका फॉर्म हम्म। है। मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में केएल राहुल का टेस्ट और ओडीआई और टेस्ट में हमें बहुत अच्छा पीक देखने को मिलेगा। यार बिल्कुल, ये मतलब वो तो मुझे भी लग रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जिस तरीके से अभी परफॉर्म किया है केएल राहुल ने, ठीक है उतना परफॉर्मेंस और नहीं आया, हम शायद उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निक में सुपीरियरिटी दिखाई बाकी प्लेयर्स से, वो बहुत अलग थी कि बैट पैट साथ में जा रहा है, बहुत लेट बैटिंग कर रहे हैं, कट पुल मार रहे हैं। तो आई थिंक ये सब चीजें सेना कंट्रीज में आपको बहुत जरूरी है। तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी ये चीज। बाकी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, 2 बॉल पे 7 रन बनाए थे, है ना? वो लास्ट हाँ बॉल के छक्का मार के फिनिश किया था हाँ स्टॉइनिस को, हाँ हाँ हाँ। है ना? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बिल्कुल। हम तो तो बैठे ही हैं, तो कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट कर देंगे तो रीच बढ़ जाएगी। तो रिटायरमेंट का क्या सोचा आपने? ये जो रिटायरमेंट जो नहीं ले रहे हैं उस पे क्या कहना चाहोगे? रोहित शर्मा, देखो विराट कोहली मुझे लगता है कि अभी भी सर्व कर सकते हैं, बट रोहित शर्मा हाँ। के ऊपर आपका क्या क्या है, मतलब क्या टेक है आपका? अच्छा यार देखो, इस चीज में मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान रिटायरमेंट तो रखना कि पर्सनल डिसीजन होता है। ध्यान रखना इंस्टाग्राम अपना प्राइवेट कर देना इसके बाद। जो भी बोलो आप। नहीं ठीक है यार, अब वो तो ओपिनियन है, लोग नहीं समझ पाएंगे तो। और वैसे भी यार रीच ही नहीं है, देखेगा कौन? देख ही कौन रहा है, तो ठीक है, वो तो सब सेफ है। बाकी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो रिटायरमेंट जो होता है वो तो इंसान का पर्सनल डिसीजन है, क्रिकेटर का, कि उसने उसने पूरा टाइम सर्व किया है, अपने डिसीजन बना के आया है, उसको खेलने खिलाया सेलेक्टर्स ने, उसको जाना नहीं जाना वो खुद डिसाइड करेगा। लेकिन टीम क्या बिल्कुल। सोच रही है, कि अगर टीम सोच रही है कि हमको अक्षर पटेल को नंबर 5 पे खिलाना है, तो उस टाइम पे जो भी नंबर 5 का है उसको फिर रास्ता बनाना पड़ेगा अक्षर पटेल के लिए। ये टीम सोच रही है। तो टीम मैनेजमेंट किस तरीके से सोच रही है, उसमें रोल, जैसे टेस्ट मैच की अगर आप बात करो, तो मुझे रोहित शर्मा नहीं खेलते हुए दिख रहे हैं यहाँ से। अब रोहित शर्मा रिटायर अगर खुद नहीं होते, तो मैं देखूंगा कि टीम खुद उनको बोले कि अब आप नहीं खेल सकते हो टेस्ट, और टीम नहीं पिक करे उनको। मैं तो सिंपली ये देखना चाहता हूँ। तो अगर ओडीआई 2027 की बात करें, तो बहुत टाइम है उसमें। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो रोहित शर्मा फिटनेस भी है, देखो एक मैच में रन बनाए हैं, वो मैं बिल्कुल कहूंगा कि बेस्ट इनिंग्स है, मैच विनिंग इनिंग्स है। लेकिन मुझे स्टिल लगता है कि फिटनेस का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। इस इनिंग में भी अगर आप फाइनल की इनिंग्स में भी जाओगे, तो वहां पे भी वो 40-45 बॉल्स का बैरियर जैसे ही क्रॉस होता है ना, आपको दिखता है कि बहुत थक रहे हैं। और सेम चीज कटक ओडीआई जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था, सेकंड ओडीआई, वहां पे भी चीज दिखाई दे रही थी। इन्होंने 100 मारा, लेकिन जैसे ही वो एक इनका 40-45 बॉल्स का बैरियर क्रॉस होता है ना, वहां पे इनका रोटेशन कम हो जाता है स्ट्राइक का, डॉट बॉल खेलने लग जाते हैं, या इनको लगता है कि चलो अब थोड़ा सा लंबा ले जाता हूँ इनिंग्स को। तो वहां पे फिर ऐसा प्लेयर काम नहीं आ पाएगा जो कि पूरी तरीके से फिट नहीं है। फिर वहां पे आपको रनर्स चाहिए अच्छे, जैसे श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, ये सब आपको वहां चाहिए जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। तो प्लानिंग यही है कि देखो, अब 2027 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, डिसीजन अभी लेना क्यों जरूरी है, मतलब आने वाले 6 महीने में लेना क्यों जरूरी है, ताकि जब उस वर्ल्ड कप के बिल्डअप में जा रहे हैं तो उनको कम से कम नए कैप्टन को भी टाइम मिले 1.5 साल का। ऐसा ना हो ना कि कैप्टन को आपने सीधा 2 मैच पहले कैप दे दी कि आप कैप्टन हो, अब आप करो काम। उनको 1.5 साल का और पहले रोप मिलना चाहिए, वो बात। और दूसरी बात है कि जो आपका नया ओपनर आएगा, जो भी उनको रिप्लेस करेगा, उसको भी थोड़ा टीम में हम्म। अकोमोडेट होने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप एकदम नए रॉ टैलेंट को, हालांकि जो जायसवाल ही आएंगे, तो हम्म। उन हालांकि वो खेले हुए इंटरनेशनल में, बट आप वर्ल्ड कप में खेलने और एक नॉर्मल मैचेस में खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये भी चाहेंगे कि आप उनको थोड़ा सा भी ये गेम टाइम मिले, टीम के साथ सेटल होने का मौका मिले। अदरवाइज तो वो फिर आप पूरा टीम कॉम्बिनेशन बिगाड़ देंगे।
तो ये जो नहीं बिल्कुल आपका डिसीजन, बहुत सही पॉइंट है। तो मतलब ये डिसीजन जो है टाइम, मतलब अगले 6 महीने में डिसीजन आ जाना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं। ये हम्म। लटकाने का तो मतलब नहीं बनेगा इस चीज पे, क्योंकि इंडिया ने कल से 22-23 ओडीआईस खेलने हैं वर्ल्ड कप से पहले, आई गेस। हाँ 24 है। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ ओडीआईस खेलने हैं ना, तो मेरे को लगता है कि एक आध सीरीज का रोहित शर्मा को डिसीजन ले लेना चाहिए कि अगर वो सेम, अगर उनका फिटनेस रहता है। सी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि रोहित शर्मा अभी आके एकदम विराट कोहली वाली फिटनेस पे ले आएंगे, वो तो अब नहीं हो पाएगा उनसे। ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट मतलब वो नहीं हो पाएगा। तो अब ये बहुत बढ़िया चांस है रोहित शर्मा के पास कि वो अगले 3-4 मैचेस में जो भी ओडीआई खेलें, अपनी फॉर्म और अपनी फिटनेस को ध्यान में रखें, और फिर उसके हिसाब से वो डिसीजन ले लें कि उनको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। आपने जो बात बोली कि ये मतलब कि एक प्लेयर ने सर्व करा है तो उसको पूरा राइट है कि वो अपने टर्म्स पे जाए, बट यहाँ हम्म पे हमें इंडिविजुअली, हमें टीम को देखना है, क्योंकि हम्म फैन बॉयज से आप इंडिविजुअल से टीम नहीं जीत, आप वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले, वो आपको उसमें आपको टीम ही लेके जिताएगी। हम्म। हाँ मतलब जो मैंने पॉइंट बोला, मैंने वही पॉइंट बोला था कि रिटायरमेंट लेना है नहीं लेना है वो तो प्लेयर का अपना डिसीजन हुआ कि हाँ, भले ही वो 45 साल का है उसको नहीं लेना। लेकिन फिर हाँ, टीम को बहुत क्लियरली ले आउट करना चाहिए अपने प्लान्स कि देखो आने हाँ। वाले टाइम में आप प्लान्स में नहीं रहोगे। तो वो आई थिंक क्लियरली उनको चॉक करना चाहिए अपने प्लान्स को और कन्वे करना चाहिए उस कंसर्न प्लेयर को। ऐसा मुझे जैसे लगता जैसे जैसे बीसीसीआई ने युवराज सिंह को लेके करा था, बीसीसीआई ने बता दिया था कि हम उनको अब आगे नहीं देख रहे हैं, एज अ फ्यूचर में उनको ऐसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। है। तो एक और सही बात है कि देखो आप 36-37 के बाद होने के बाद आप एक, अगर आप बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट हो जैसे सचिन तेंदुलकर थे, तो उन्होंने अपने हम्म करियर के एंड तक भी परफॉर्म करा, तो टीम आपको कैरी कर लेगी, क्योंकि आपके पास एक लेगेसी है, एंड देन यू हैव ऑल द हम्म राइट कि आप एक आध मैच में, एक आध सीरीज में अपने टर्म्स पे चले जाओ। बट बीइंग मतलब रोहित शर्मा, आई एम नॉट थिंकिंग रोहित शर्मा की कोई लेगेसी नहीं है, बट एज हम्म कम्पेयर टू सचिन इट इज नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो फैंस नहीं मानेंगे। RO45 फैन आर्मीज नहीं मानेगी। हाँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको जो है ना, टीम उनके लिए टीम डिसीजन ले, उनको बता दे क्लियर कट, मैनेजमेंट बता दे कि दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर फ्यूचर एंड यू आर नॉट इन आवर प्लान्स। इफ यू वांट टू प्ले यू कैन, बट वी आर नॉट लुकिंग एज योर फ्यूचर, लाइक आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं रहेंगे। तो मे बी उनको शायद एक आध सीरीज में फेयरवेल देके खत्म करा जाए। यार पता है वही ना, कुछ चीजें बहुत अलग इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अभी तो अब जैसे इस टाइम पे अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी इस टाइम पे अगर हम ये बात कर रहे हैं तो लोग अगर अगर कोई भी हमको दो चार लोग भी हमको सुनेंगे तो वो सुनने के बाद में यही बोलेंगे कि ये तो ब्रेनलेस लोग बैठ गए हैं दो। और ये बस यही बोलेंगे कि देखो उसने अनफिट प्लेयर ने वर्ल्ड कप जिताया है। तो उनको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हम कोई रोहित शर्मा के अगेंस्ट नहीं है। रोहित शर्मा हाँ, जिस तरीके से फाइनल मैच में जो इनिंग्स खेली है वो मैच विनिंग है और उसने टोन सेट किया पूरा पावर प्ले में 10 ओवर्स में बहुत जरूरी था रन बनाना। उन्होंने वो काम हाँ, को किया और उसी वजह से हाँ। इंडिया को जीत मिल गई वरना इंडिया अटक जाता उस चीज में। तो वही चीज है ना मैं कि जब उन्होंने ये चीज की हमने तारीफ भी की उसकी। तो बस यही बात है कि जब हम बात करें ओवरऑल टीम के बेनिफिट की तो वहां पे मुझे लगता है रोहित शर्मा को क्लियरली ये कन्वे करना कि देखो ये प्लान से आप हमारे प्लान में नहीं हो वुड बी अ रॉन्ग थिंग। मेरे हिसाब से उनको लेना चाहिए उस मीटिंग में भी कि देखो ये प्लान है और 2027 में जरूरी ये है कि कंडीशंस भी होंगी। अफ्रीकन कंडीशंस में आपको खेलना है। तो ऐसे में हाँ, आप क्या सोचते हो और थोड़ा सा ज्यादा मेरे हिसाब से मेटिकुलस प्लानिंग के साथ में थोड़ा सा कॉर्डियल रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए और एक उसके बाद एमिकेबल रिलेशनशिप दोस्ती के साथ में उसको एंड किया जाए कि अगर आपको नहीं क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है और दूसरी बात उनको भी समझाया जाए कि आपने जिस तरीके से सर्व किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। और युवराज की भी आपने बात की थी तो युवराज देखो यार इंडियंस और एशियंस इन जनरल कह लेना ये पाकिस्तान साइड के बांग्लादेश साइड के यहाँ के लोगों को भगाना पड़ता है ऑनेस्टली कि आपका हो गया अब आप जाओ। जिद्दी हो जाते हैं जाते नहीं है। भज्जी अभी भी वो अपने अंदर रखे हुए हैं ग्रज कि धोनी ने मेरा करियर खत्म कर दिया। अब कौन बताया कि अश्विन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे वो बिल्कुल ही आउटक्लास कर रहे थे आपको हर एक चीज में। तो हाँ। हमारे वहां के लोग मानते नहीं है जिद्दी होते हैं वो जाना नहीं चाहते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है। तो ये जो थोड़ा सा हमको लगता है टॉपिक डाइवर्ट ना करके, बट चैंपियंस ट्रॉफी स्टिक, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये बहुत हम्म हवा चली थी अनफेयर एडवांटेज, मतलब इसमें तो पूरे हम्म सारे ही रो रहे हैं, मतलब हमको छोड़ के। और न्यूजीलैंड, मेरे को लगता है न्यूजीलैंड ने भी कुछ ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मेरी नजर में तो नहीं हम्म किया, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम या उनकी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो अनफेयर एडवांटेज को लेके। तो दो टीमें हम्म जिन्होंने इस चीज को लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है या एक ही वेन्यू हम्म पे खेल रही है, तो वो दोनों फाइनलिस्ट बनी।
तो इस पे आपकी क्या राय है? मतलब क्या आपका ओपिनियन है कि अनफेयर एडवांटेज था तो किस एक्सटेंट तक था? और मेरे हिसाब से तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो ये है कि अनफेयर एडवांटेज इतना भी नहीं था कि आप ये बोल दें कि हम पूरा टूर्नामेंट ही जीत जाते उससे। यार देखो, इसमें चीज है ना कि एडवांटेज था पर अनफेयर नहीं था। जो मेरी समझ है कि एडवांटेज था। अब एडवांटेज तो यार एक बात बताओ, सबसे बड़ा एडवांटेज इस टूर्नामेंट में किसको था? पाकिस्तान को था। उनकी अपनी हाँ, होम कंडीशन थी। अब आप अगर होम कंडीशंस को देख के, आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो, आपके सीनियर सारे प्लेयर्स आपके पास में हैं, अगर आप उन कंडीशंस को बचपन से देखते हुए भी अगर आप ये प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो कि हमारा बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड क्या होगा, आप अबरार अहमद एक स्पिनर के साथ में जा रहे हो, मेन स्पिनर के साथ में, तो आपने तो खुद ही गलती की ना। अब उसको अगर आप रो बैठ के, तो एडवांटेज सबसे बड़ा पाकिस्तान के पास ही था। उन्होंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। अब बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशंस जो है वो ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर साइड पे ही, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो ऐसे में हाँ, इंडिया क्योंकि जानता था कि कंडीशंस कैसी हो सकती है, तो उन्होंने उसके हिसाब से अपने स्क्वाड को बनाया। तो एडवांटेज था होम कंडीशंस, लाइक कंडीशंस का, लेकिन उन्होंने उसका अच्छा स्क्वाड बना के उस चीज का रिस्पॉन्स दिया। दूसरी बात ये भी है, अब वो ये फिर हम पॉइंट्स को रिपीट ही करेंगे, लेकिन 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका ने अपने सारे मैचेस को सेंचुरी में खेला है। तो तब तो कोई हाँ, नहीं बोला था। डेविड मिलर भी जो है, बाकी टीम से भी तो उतनी हाँ, ट्रैवलिंग की जितनी साउथ अफ्रीका ने की। आखिरी में न्यूजीलैंड ने भी की। वो कैसे फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल्स में कैसे हरा दिया उन्होंने साउथ अफ्रीका को। और मिलर ने शतक कैसे मार दिया अगर फटीक था तो। मतलब ये सब एक चीजें और हैं फिर तो। अजीब एक बात है। और एक और चीज जैसे जो नासिर हुसैन बोल रहे थे अनफेयर एडवांटेज को, जो सबसे ज्यादा जो पूरी बात ही जहाँ से स्टार्ट हुई, तो हम्म। मैं मतलब इंग्लैंड ने अपने टीम से 2 मैच तो लाहौर में खेले हैं। हम्म। अगर वो क्वालिफाई करते तो सेमीफाइनल भी लाहौर में खेलते और फाइनल खेलते तो भी क्वालिफाई, तो 5 में से 4 मैच तो उनके लाहौर में थे, तो वहां पे तो एडवांटेज था। और बात जहां तक दुबई की करें, तो यार देखो, हम्म। मैं तो बोलूंगा जैसे मैं बोल चुका हूँ पहले भी, मैं ये बात कितने बार बोल चुका हूँ कि मेरे हिसाब से इंडिया ने ये बाकी टीम्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया कि तुम हमें अपनी स्किल्स पे हरा पाओ। अगर यही इंडिया लाहौर जाती, देखो इंडिया के जिस हम्म। हिसाब से पीसीने जो पीसीबी का इनिशियल ऑफर था वो लाहौर का ही था कि इंडिया अपने मैच सारे मैच लाहौर में खेलेगी। तो हम्म। जिस तरीके से गद्दाफी की पिचेस हैं, तो हम्म। वहां पे यही इंडियन टीम, यही बैटिंग लाइनअप हर मैच में 300 प्लस मारता, 300 320 मारता। हम्म। डेस्पाइट बुमराह नहीं होने के बाद भी हम आराम से सेव कर लेते हैं टारगेट, क्योंकि ड्यू तो वहां पे बहुत लेट आ रहा था, मतलब 30 35 ओवर के बाद आ रहा था। तो तब हम्म। तक इंडियन बॉलिंग मैच खत्म कर चुकी होती। तो इंडिया ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया कि अगर तुम हमें फंसा सकते हो तो फंसा लो। और मैच फंसे हैं भाई। मतलब फाइनल भी अगर न्यूजीलैंड के 20 रन भी ज्यादा होते, तो ये हम्म। मैच इंडिया के हाथ से गया था, क्योंकि इंडिया के चारों आप देखें, चारों स्पिनर फाइनल में देखें तो किसी ने 50 रन नहीं खाए। हम्म। अगर एक भी स्पिनर हमारा 60 रन भी खाता, मतलब रना बॉल भी रन देता वो, तो ये पूरा मैच न्यूजीलैंड के फेवर में चला जाता। तो कहीं ना कहीं अनफेयर एडवांटेज होने के बाद भी इंडिया का कोई इतना बड़ा एडवांटेज नहीं था। हाँ, ये मैं बोलूंगा कि ट्रैवलिंग वाला जो था एक पार्ट वो कट शॉर्ट हो गया, बट फिर भी उसमें न्यूजीलैंड को 4 दिन मिल गए थे फाइनल को अकोमोडेट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया को भी 2 3 दिन मिले थे। साउथ अफ्रीका के साथ गलती हुई कि वो साउथ अफ्रीका वाला जो पाथ है जो ट्रैवल करना पड़ा, उसमें इंडिया की गलती नहीं है, उसमें आईसीसी की गलती है। तो ये बात हवा उड़ेगी और ये मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं तो चाहता था कि भैया साइड में, मतलब कि मतलब मेरा ही कहना है कि ये तो होना ही चाहिए था कि इंडिया ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया बाकी टीम्स को कि अगर आप हमें स्पिन पे फंसा सकते हो। यार बांग्लादेश तो स्पिन पे काफी स्पिन हैवी टीम है, वो तो खेलती है ऐसी पिचेस पे, मीरपुर का जो उनका पूरे सारे स्टेडियम ही ऐसे हैं उनके। तो वो किस बात पे रो रहे हैं कि इंडिया स्पिनिंग ट्रैक पे जीता है? अरे अरे। हम्म। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। हाँ,
और इंग्लैंड और दूसरी बात है, जो आपने इंग्लैंड की बात छेड़ी, यार इंग्लैंड तो कभी इतनी अच्छी टीम थी ही नहीं, पता है ओडीआईज में। अगर आप उनका पोस्ट 2015 वाला निकाल दीजिए, मॉर्गन कैप्टन नहीं बने थे, तब भी इंग्लैंड की टीम जो है फारेगी थी और अभी भी फारेगी है। तो मतलब इंग्लैंड की टीम कभी ओडीआईज अच्छा खेली ही नहीं है। एक टेस्ट मैच वो अच्छा खेलते हैं, तो उसमें वो मतलब अभी कुछ उनका आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जब से वो बेसबॉल वाले चक्कर में पड़े हैं। तो इंग्लैंड टीम जो है बस वो एग्जिस्ट इसलिए करी कि उन्होंने क्रिकेट इन्वेंट करा था, अदरवाइज वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू बांग्लादेश है अभी क्रिकेट में, क्योंकि बस बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस उसको बैक नहीं कर रहा है। मतलब एक बोल्ड स्टेटमेंट में दे रहा हूँ, बट लेट्स जस्ट स्टेट द फैक्ट, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो बेयरली क्वालिफाई करे थे, बेयरली। अगर एक मैच और हारते तो मेरे ख्याल से श्रीलंका क्वालिफाई कर जाता इंग्लैंड के बजाय, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी वो घर से देख रहे होते। हम्म, हम्म। अ, अगर पाकिस्तान जो तो आईसीसी पैसा कैसे बनाएगा? ये देखो, मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला था कि जो टूर्नामेंट है ना, ये पूरा कैश ले गया कि आईसीसी को एक इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईसीसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि इसके बाद ये टूर्नामेंट कौन जीतता। अगर इंडिया बाहर भी जाती ना, तो आईसीसी ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से इतना पैसा बना लिया था कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। ये टूर्नामेंट पर इसलिए करा गया कि भैया एक इंडिया पाकिस्तान का हो जाए तो थोड़ा पैसे बन जाए आईसीसी के, क्योंकि ऐसा कोई टूर्नामेंट था नहीं और इंडिया पाकिस्तान वैसे भिड़ते नहीं है बायलैटरल्स में। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म। यार यार स्किल्स यार स्किल्स तो जब आएंगी ना, जब वो इन्वेस्ट करेंगे। अब हमने जो है मतलब इन्वेस्ट करा है अपने उस पे, तो हमें पता है कि हमारा टैलेंट कहाँ हम्म। खड़ा है। अब उनमें अब आप जब ये वीडियो फिर बहुत लंबा चल जाएगा, मैं पाकिस्तान की बैशिंग स्टार्ट करूंगा, तो मतलब उनकी जो टीम सिलेक्शन देख लीजिए आप। फहीम अशरफ टीम में थे नहीं, टीम में आ गए। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच नहीं खेले, बट टीम का पार्ट थे। ठीक है। हम्म। मोहम्मद रिजवान कप्तान बने हुए हैं, पर उनका कप्तान कैप्टनसी का ध्यान जो है, कैप्टनसी का ध्यान तो उनका उसमें है कि भैया मैं कन्वर्ट कितने लोग कर सकता हूँ। हम्म। मतलब बिल्कुल। यार जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स हैं। ठीक है। हम्म। बाबर आजम बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं, उनको BCD टीम्स दो, उससे ऊपर में उनके फिर फट जाते हैं। तो वो टीम कहीं मतलब अगर आप स्किल का अगर टेस्ट करें, तो टीम कहीं नहीं खड़ी खड़ी होगी। मतलब इंडिया की कोई आप बी टीम ले आएंगे ना इंडिया की, तो वो भी इनको आउटप्ले कर देगी। अगर आउटप्ले ना भी करे, मतलब अगर मैच ना भी रहे, तो इतना कांटे का मुकाबला होगा ना कि लगेगा ही नहीं कि इंटरनेशनल टीम खेल रही है और एक इंडिया की BCD टीम खेल रही है। हाँ, वो चीज़ बाकी। अच्छा, एक बात बताओ। हाँ, ये तो आपने सही बात बोली। क्या हम इस वीडियो में वो बात भी कर लेंगे कि हर एक टीम का एनालिसिस कर ले बैठ के, ऐसे ही 2-2 मिनट, 1-1 मिनट, कि इस टीम में करो। क्या वीकनेस दिख रही है या कैसे दिख रही है आते हुए आने वाले टाइम में। हम्म, बाकी अगर कोई जो 5-6 लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा मतलब एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कुछ बातचीत करना, कुछ क्वेश्चंस पूछना, हाँ तो कुछ प्लीज आप कमेंट्स अपने करना, तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई, बोलो ताकि यार बोलो। हम हम लोग दो एक दूसरे अकोमोडेट को करेंगे उसको, बात करेंगे उस बारे में भी, ताकि मजा आएगा शायद आप लोग को भी। वरना हम लोग तो फिर हाँ ऐसा है कि क्रिकेट के बारे में बात करने बैठे हैं तो हम तो रात तक बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग बिल्कुल डाल हमारा सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन है आपसे हाँ, बुलकत भाई मेरा, कि हमें डिस्ट्रैक्ट पहली करो, चीज तो ये कि
एक सेकंड, हाँ हमें डिस्ट्रैक्ट कर दो गाइस, हम आपस में बात करेंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे। अरे हो भी रहे हो, क्या पता। बाकी आई थिंक क्रिकेट फैंस को मजा आता है क्रिकेट की बात सुनने में, तो वही चीज है। ऑफ बाकी कोर्स। कुछ तो लाइव स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं और जुड़ जाते हैं, तो वो भी एक चीज है। बाकी आप चलो, एक क्वेश्चन आपसे है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले बात करते हैं। उस टीम की अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस की बात करें, तो उसमें आपको कुछ वीकनेसेस कुछ स्ट्रेंथ्स दिखाई दी होंगी, और आने वाले टाइम में कुछ आपके दिमाग में एक आइडिया बना होगा कि ये टीम ऐसे जा रही है और शायद ये इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो आप अपना ओपिनियन दो, फिर मैं भी बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है उस बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं, उसके बाद हर टीम को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास जो सबसे बड़ा वॉइड आएगा ना, जो वॉइड मुझे दिखा, वो उनके हम्म, बिग थ्री फास्ट बॉलर्स की कमी थी। हालांकि सेमीफाइनल खेल गए वो बहुत अच्छी बात है, बट ये उनके ब्लड में है कि वो गिव अप नहीं करते, भले उनकी बी टीम भी खेल हम्म, रही हो, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा है तो उनकी बी टीम ही हम्म, खेल रही थी। तो हम्म, पर बात सारी ये है कि मुझे ना उतना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर उनके जब स्टार प्लेयर जाएंगे, हम्म, जैसे स्टीव स्मिथ ऑलरेडी जा चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा हम्म, वॉइड है स्टीव स्मिथ का कि भैया अब उनके शूज कौन फिल करेगा ओडीआईस में। हम्म, ओडीआईस में हालांकि इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट पर जिस तरीके से एक ऑरा रहता है, आपको पता है कि ये बंदा खड़ा रहेगा। अब अगर स्टीव स्मिथ किसी टीम में है तो वो टीम बहुत सिक्योर मैच फील करेगी, एज कम्पेयर टू जिस टीम में स्टीव स्मिथ नहीं है, मतलब कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, मतलब आप स्टीव स्मिथ और किसी रैंडम मिडिल ऑर्डर प्लेयर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक बहुत बड़ा वॉइड है कि स्टीव स्मिथ के शूज फिल करने हैं, और बिग थ्री की हम्म, रिप्लेसमेंट कौन होगा, क्योंकि जो हमने देखा, उन्होंने कंपटीशन टफ दिया इंडियन टीम को, बट वो वैसा नहीं था कि क्योंकि मैच ले जाएंगे। मतलब 274 सबसे बड़ा टारगेट इन्होंने 274 ही चेस करा है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, मतलब अपने दुबई में। तो मुझे सिक्योर थोड़ा सा फ्यूचर, मतलब मेरे को थोड़ा शर्मनाता नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का, कि उनको बहुत जल्दी बैकअप ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि इनके सारे बॉलर जो हैं हम्म, 34 35 प्लस हैं, और अपने करियर के एंड स्टेज पे अब खेल रहे हैं वो। जिसमें हेजलवुड ऑलरेडी इंजरी प्रोन है, मिचेल स्टार्क भी और पैट कमिंस तो बहुत इंजरी प्रोन रहे अपने करियर के स्टार्ट में। अब वो फिट है तो वो लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को बहुत जल्दी देखना होगा कि वो बिग थ्री के रिप्लेसमेंट कितनी जल्दी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि 27 के वर्ल्ड कप के बाद यू नेवर नो कि कौन खेलेगा टीम से, कौन नहीं खेलेगा। चलो बाकी थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि बात करवाएं डिफरेंट टीम्स के बारे में भी, वरना लाइव बहुत बड़ा भी हो जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखो, मेरा ओपिनियन तो यही है कि देखो, सबसे पहले तो इनके पास क्वालिटी की कमी अब दिख रही है। स्मिथ अब जा चुके हाँ हैं, और स्मिथ की हाँ जगह अब लबुशेन लेंगे। और लबुशेन वो नहीं है जो है, वो बहुत क्लियर बात है। लबुशेन से माइकल क्लार्क खुद परेशान है, उनके देश के प्लेयर। और लबुशेन को बहुत लोग अब कर रहे हैं प्रोटेस्ट कि ये नहीं होना चाहिए टीम में। तो वो चीज़ है। दूसरी बात ये भी है कि मैथ्यू शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, जैक फ्रेजर मैकगब टीम में, कॉनली फाइनल में सेमीफाइनल में ओपन कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि क्वालिटी खराब हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि ओवरऑल अगर हम देखें इस टीम में, पेस बॉलर्स की भी आपने जो बात की, बिग थ्री 1.5 2 साल खेल पाएंगे, उसके बाद में इनके पास कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं है। अगर सोचें, डॉर्शियस खेल जाएंगे, शॉन एबॉट खेल जाएंगे, एलिस एलिस अच्छे बॉलर है मेरे हिसाब से। स्पेंसर जॉनसन की बात करें, उनकी बॉल उतनी स्विंग ही नहीं होती, उनकी कंडीशंस उनको मिल जाए, वो नहीं कर पाएंगे कुछ। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि इनका फ्यूचर बिल्कुल, आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। और पेस बॉलर्स की जो कमी है उसको इनको फटाफट से फिल इन करना पड़ेगा अच्छे बैकअप्स के साथ में। और ओवरऑल ही मुझे लगता है कि डोमेस्टिक में इनको देखते रहना पड़ेगा कि कौन आने वाला प्लेयर है। बाकी अब आप इंग्लैंड पे अपना ओपिनियन दो कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है और क्या आने वाले टाइम में वो दिख रहे हैं आपको करते हुए। इंग्लैंड का तो भाई फ्यूचर मुझे ओडीआई पे तो मुझे लगता है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है उनका। मैं अपनी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ ये, कि हम्म, इंग्लैंड को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उनका क्रिकेट को लेके क्या एटीट्यूड है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि वो हम्म, ओडीआई को लेके अनसीरियस है, बट अब जिस तरीके से वो टेस्ट भी खेल रहे हैं, वो जो बेसबॉल वाला सीन है ना, पहले तो हम्म, बैडमिंटन मेकर को भाई निकाल फेंको। आप उन्होंने आपको सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक दिया, उसके ऊपर उन्होंने आपको कोई सक्सेस नहीं दी। अपार्ट फ्रॉम फ्यू पिचेस जहाँ पे वो बिल्कुल फ्लैट पिचेस बना के आप जीत गए, तो उनको जरा साइड करें, और एक जो बंदा सीरियस हो क्रिकेट को लेके, आप उनको हम्म। लेके आए। क्योंकि नहीं तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ इंग्लैंड के हाल बांग्लादेश जैसे हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बातें रहेंगी और टीम का परफॉर्मेंस कुछ नहीं रहेगा। और अभी आप देख लो कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इंडिया में आके सीरीज हारे, उनकी बैट बॉल की बहुत बातें चल रही थी। ठीक है, वर्ल्ड कप में आपने उनका हाल देख लिया, अभी आपने चैंपियंस में उनका हाल देख लिया। तो करियर तो बहुत, मतलब जो फ्यूचर है वो बहुत डिम है इंग्लैंड का, क्योंकि उनका वहां से भी नहीं आ रहा है जो अपकमिंग जो फ्यूचर है। हाँ, हम्म। हैरी ब्रूक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, बट आपको टीम में 11 खिलाड़ी चाहिए, आप एक बंदे के इंडिविजुअल पे आप नहीं जीत पाएंगे। और उनके भी जैसे उनकी स्पिन खेलने की जो टेक्निक है वो एक्सपोज हो चुकी है अभी पाकिस्तान में। मिड ऑर्डर एक और चीज क्या है बिल्कुल, इंग्लैंड की। हाँ, उनका फास्ट फिनिश बॉलर नहीं करो है, आप। उनके पास कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है, जेन्युइन फास्ट बॉलर बहुत जरूरत है। यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने गलती कर दी एंडरसन को लॉन्जिटिविटी देके। अगर एंडरसन को टाइम रहते निकाल देते, हम्म,
तो उन्होंने बहुत टाइम तक करियर क्लब एंडरसन के आखिरी 3 साल उन्होंने मिडऑल करियर झेली है जस्ट बिकॉज़ वो एक लेजेंड थे उनके लिए। तो अगर वो यार वहाँ पे देखो एक थोड़ी मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। एंडरसन मेरे हिसाब से और खेल सकते थे, मतलब खेल सकते थे और, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास कोई बैकअप है ही नहीं। एंडरसन चले गए वो बात ठीक है, लेकिन ना इनके पास बैकअप 2 साल पहले कोई था, ना इनके पास बैकअप अभी भी कोई है। इनके पास है ही सेम नहीं। इनको पता ही नहीं कि इनका कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट हो रहा है। बस वो क्या है कि वो चल रहा है क्योंकि वो एक सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। पर इनके पास ऐसा कुछ थिंकिंग वाला प्रोसेस नहीं बचा है कि उसमें कुछ आउट थिंक करके ये लोग लेके आए कि यार ये क्या प्रोस्पेक्ट आ गया। हैरी ब्रूक एक नेचुरली प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं, तो इसलिए वो आ गए। नहीं तो आप देख लीजिए इनके पास कोई है ही नहीं प्लेयर अपार्ट फ्रॉम हैरी ब्रूक। नाम का कोई ढंग का फास्ट बॉलर है, नाम का कोई स्पिनर है। ये तो ग्रेम सॉन के जाने के बाद इंग्लैंड को आज तक कोई ढंग का बॉलर नहीं मिला। इन्होंने कितने ट्राई कर लिए, इनके पास कोई आया ही नहीं नहीं। वैसे देख, मतलब जैसे ओवरऑल अगर इंग्लैंड की और बात करें तो वैसे मुझे लगता है स्पिन में भी इनके पास मोइन अली और आदिल रशीद जब थे ना, तो इनकी स्पिन बॉलिंग तब भी अच्छी थी, कि मतलब वो कंटेजियस थी दूसरी टीम्स के लिए, वो था तब भी। लेकिन मोइन अली रिटायर हो गए। और ये जो एक अजीब चीज है ना, जो कि हर टीम में आजकल ये आ गई है, ये पता नहीं वायरस कहें इसको क्या कहें, कि जो प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, इनको खेलना नहीं है अपनी टीम के लिए। इनको प्रोफेशनल लीग्स खेलना है। अब कमिंस भी है, स्टॉइनिस रिटायरमेंट स्क्वाड में अनाउंस होने के बाद ले लिया। तो ये सब हम्म। चीज कितनी सीरियस है। दूसरी बात, मोइन अली क्यों नहीं खेल रहे? मोइन अली आईपीएल खेलता है, लेकिन इंग्लैंड टीम से भी खेल लेते हैं। और स्टोक्स है, बेन स्टोक्स इस दिखाई नहीं दे रहे ओडीआईज में आपको। अब जब टेस्ट खेल रहा है बंदा, T20 खेल रहा है, तो ओडीआईज भी खेल लो। तो ये जो ओवरऑल ये कह रहे हैं ना कि एक नेशनल फीलिंग, एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग है, वो आई थिंक ओवरऑल मिसिंग दिखाई दे रही है। और काफी टीम से दिखाई दे रही है। बोल्ट ने भी बोला कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम मत रखो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अब इंग्लैंड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, और तो मुझे लगता है बेसबॉल का अब इट्स टाइम टू एंड, कि मैक्यूलम अब चले जाए। बिल्कुल उनको बोला जाए कि अब आपने काम कर लिया, आपसे नहीं हो पाया, तो सैडली आपने अच्छा सर्व किया और आप चले जाओ। तो मैक्यूलम मुझे लगता है कि उनको भगाना चाहिए। और बटलर और मैक्यूलम का आई थिंक वो जो कोऑर्डिनेशन की बात थी ना, वो बहुत मिसिंग थी। उसके अलावा इनके हाँ, पास क्वालिटी भी बहुत मिसिंग है। अगर आप फिल सॉल्ट की भी बात करो, ओडीआईज में फिल सॉल्ट अगर मेरी टीम से ओपन करेगा, तो मैं तो फैन बनना छोड़ दूंगा उस टीम का, कि फिल सॉल्ट ओडीआईज में ओपन नहीं कर सकते। दूसरी बात ये नहीं भी है कर कि जेसन रॉय को आपने बाहर किया हुआ है। जेसन रॉय एक टाइम पे क्या परफॉर्म करते थे, आपने उनको बिठाया, फिल सॉल्ट अब ओपन कर रहे हैं आपके लिए। तो क्लियर और डाउनग्रेड दिख रहा है। जेसन रॉय का इशू ये था कि जेसन रॉय जैसे इंजर्ड हुए, जब कोविड का तो इंजर्ड हुए, वैसा तो हम्म, वैसा फॉर्म रिगेन नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा पॉइंट इंग्लैंड के पास ये आ गया कि उनका जो स्टार प्लेयर था, क्योंकि जेसन रॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था 2019 में। सबसे बड़ा रोल जेसन रॉय ने प्ले करा था इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने में। पर जैसे उनका फॉर्म गया तो वो रिगेन ही नहीं कर पाए। उन्होंने लीग्स में भी रन नहीं कर पा रहे थे, और उनका स्ट्रगल काफी मतलब अब हो गया था कि हम्म। अब वो नहीं आ पाएंगे। और कमिंग क्या है कि इंग्लैंड बहुत जल्दी ऐसे प्लेयर से बहुत जल्दी पीछा छुड़वा लेती है। जैसे सैम बिलिंग्स का है, किसी को नहीं पता। मतलब इंग्लैंड वालों को खुद नहीं देखो पता कि सैम सैम बिलिंग्स। सैम बिलिंग्स के साथ में ये है ना कि इंग्लैंड को उन्होंने तो सर्व भी नहीं किया, तो हम उनको तो मान सकते हैं। बट अब जैसे जेसन रॉय जो प्लेयर है यार, देखो एक बात होती है क्वालिटी की। वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो फिल सॉल्ट, जेसन रॉय अगर एक टांग पे भी खेलेंगे तो मैं उनको खिला दूंगा फिल सॉल्ट से। तो वो जो चीज है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप फिल सॉल्ट को खिला रहे हो, जेसन जेसन रॉय से देखो मुझे, मैं की डिप आया था मुझे याद है। लेकिन उसके बाद हाँ, उन्होंने जितनी लीग्स में बैटिंग की है, हर जगह जाके तोड़ के आए बॉलर्स को, हर जगह पे उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। तो कभी कभी इंजरी के बाद में कुछ कंसर्न्स होते हैं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अब उनको कहते हैं कि डोमेस्टिक आप और खेलो, काम करते हैं, ठीक होता। बाकी आई थिंक चलो मूव ऑन करते हैं इंग्लैंड से, और साउथ अफ्रीका पे आते हैं। कि आपको क्या लगता है उनके आने वाले टाइम में, कि क्या स्ट्रॉन्ग वो है कर यार। रही है? मैं उनको जीतते हुए दिखाऊं यार, जिस तरह की उसकी टीम है ना, तो मुझे लग रहा है कि एक आखिरी टूर्नामेंट वो जीत जाएंगे। क्योंकि टीम मतलब उनका टैलेंट जो है ना काफी बेटर आ रहा है एज कम्पेयर टू अदर टीम। मतलब उनका मतलब उनके कंपेरिजन देखा जाए तो काफी इंडिया के लेवल का टैलेंट उनके पास निकल के आ रहा है। और अभी बहुत सारे हैं जो लाइन में, जैसे वो डेवल ब्रेविस हैं, पेशन स्टब्स हैं, हम्म, तो उनका टैलेंट पूल काफी मुझे अच्छा नजर आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। उनके पास बॉलिंग तो यार माशाल्लाह काफी अच्छी हो रही है अब साउथ हम्म। अफ्रीका की। तो मुझे लग रहा है कि 27 का वर्ल्ड कप कोई मुझे हैरानी नहीं होगी कि साउथ अफ्रीका जीत जाए। क्योंकि कंडीशन उनको फेवर करेंगे, मतलब फेवर इन द सेंस कि उनको पता रहेगा कि हमारी कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, हमें हम्म। उस हिसाब से वो टीम बिल्ड करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि 27 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका ले जाए, जो कमिंग विद देयर टैलेंट। तो साउथ काफी अफ्रीका स्लीपर। पहली बात तो, बोलो बोलो। और कहा जाता है कि वो मतलब साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं है कि वो नेग्लेक्ट कर रही है अच्छे प्लेयर्स को। मतलब वो अपने हम्म, मतलब जो उनको लॉन्ग टर्म दे, जैसे एडन मार्करम है, आप देखेंगे तो उनको मतलब आप हार्डली देखेंगे कि एडन मार्करम जो बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। बट उनको पता है कि ये इस प्लेयर में काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है। राशिव हम्म। एंडरसन को आप देख लो, तो वो उनको बैक कर रही है। तो जो बैक करिए तो उनके ये बड़े प्लेयर्स उनको कहीं ना कहीं आगे जाके रिजल्ट भी देंगे।
यार कब देंगे ना, वही तो क्वेश्चन है। अब मार्करम को इतने साल से पाल रहे हैं कि मार्करम प्रोस्पेक्ट है, प्रोडिजी है, मार्करम रन ही नहीं बना रहे यार। मतलब मार्करम इतने टाइम में तो किसी भी इंसान की शर्म जाग जाती है। बाबर आजम शायद आपको अब दिख जाए 2 साल में परफॉर्म करते हुए, 2 साल बाद वो वो भी नहीं एक बार को होएगा, उड़ जाएंगे। वो हाँ नहीं वो वो नहीं नहीं। होने वाला, वो तो आपको कुछ चीज बोलनी पड़ती है, तो निकल गई मेरे मुंह से, सॉरी। तो मार्करम जो चीज है, मार्करम परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं हर जगह। देखो इन्होंने लीड भी किया है, T20 वर्ल्ड हाँ कप में भी लीड किया है। पर ये वो जो एक चीज है ना कि क्रॉसिंग द लाइन वाली चीज, कि आप फाइनल तक जा रहे हो, चोक करवा देते हो ना, इनके बल्ले से रन आते हैं इंपॉर्टेंट मैचेस में। चलो ठीक है, आप कैप्टनसी में आप नहीं कर पा रहे हो, आप टीम का पार्ट हो, आपने नहीं किया कुछ, लेकिन बैटिंग में आपको रन बनाने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट जगह पे फेल हो जाता है। और ऐसे बहुत प्लेयर्स का हाँ हाल है। अगर आप क्लासन की बात करो, क्लासन फाइनल में ठीक है बहुत मुश्किल कंडीशंस हो गई थी, मानता हूं मैं, लेकिन यहीं तो आपको खड़े होना पड़ता है ना, कि अगर आपके पास टैलेंट है तो यहीं तो आपको खड़ा होना है। कि अब आप खड़े हो जाते ओवर्स और सेंटर को हिट नहीं करते आप, तो देखते कि अगले मैं ब्रेसिल को मार दूंगा, मैं किसी और को मारूंगा, वो एक चीज है। बाकी साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। और एक और चीज ये भी है कि इनका कैप्टनसी का इशू एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि बबूमा मुझे लगता है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बबूमा को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे वो अपने गेम को ऑन दी अनदर लेवल ले जा सकते हैं, वो एक चीज है। हाँ बाकी शायद मेरी स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है। चलो आप हाँ जब तक हो बताओ गई है। मुझे, बांग्लादेश का आप बताओ मुझे। क्या बोलूं यार। देखो बांग्लादेश का मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितना इन्वेस्ट आईसीसी ने बांग्लादेश पे करा है ना, उतना हम्म। वो मैं कहूँ किसी सर्बिया की टीम पे भी कर देंगे ना, तो वो उतना उससे उनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे देगी। ये मैं नेपाल की भी बात नहीं कर रहा, पता है कि कोई नेपाल नहीं जाएगा, मैं नेपाल की भी बात कर रहा। नेपाल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा टैलेंट है, बट वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते कि आईसीसी उन पे नजर रखे। और जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट का राइज हुए ही जा रहा है, मतलब मैं 5-6 साल का जब मैं सुनता रहा था कि बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम बन सकती है, मैं 30 क्रॉस कर जाऊंगा और थोड़े साल में, पर बांग्लादेश का राइज नहीं खत्म होगा। वो राइज बस चल रहा है उनका, कहाँ है बस, कहाँ कब पहुंचेगा उनका राइज उनको भी नहीं पता। प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ ये है ना कि वो अपने आप को एक ऐसी टीम दर्जे की टीम समझते हैं जिस लेवल की वो है नहीं। हम्म। मतलब वो समझते हैं कि जी हम ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे, हम इंडिया के लेवल पे हैं। ठीक है, प्लेयर्स का एटीट्यूड देख लीजिए, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। ठीक है, आपकी मतलब एग्रेशन में कोई गलती नहीं है, कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब एग्रेशन, बीइंग एग्रेसिव डजंट मेक यू बैड, बट आप देखें तो सही कि आपकी टीम उस चीज को बैक कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। हम बात करते हैं विराट कोहली के अग्रेशन की, तो विराट कोहली का अग्रेशन इसलिए आता है कि उनसे वो पम्प्ड अप होते हैं, उनसे परफॉर्म वो उनसे परफॉर्मेंस निकाल पाता है, विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर एन एथलीट। एथलीट एग्रेसिव हम्म। होगा तो ही अच्छा लगेगा। अगर एथलीट बॉडी एकदम ऐसी है ना तो एथलीट है ही नहीं। तो मेरी बांग्लादेश आवाज आ की रही है जो, आपको? हाँ आ रही है आ रही है। तो बांग्लादेश के पास तो भैया देखो उनको बहुत कुछ सुधार करना है, बहुत, मतलब उनको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग मैनेजमेंट कैप्टन कोच सब उनको सुधारना है। बांग्लादेश में उनको कभी और 20-30 साल लग जाएंगे, तब तक शायद क्रिकेट उतना रेलेवेंट ना रहे, तो मे भी शायद तब बांग्लादेश क्रिकेट राइज कर जाए। हाय दीपक चौधरी, दीपक चौधरी, ये भी दोस्त है मेरे, तो ये भी आए हैं हेलो, इसमें। हेलो हेलो हेलो, दीपक। वेलकम। हेलो हेलो दीपक, तो नमस्ते, कैसे हैं आप? एक और चीज ये भी है कि बांग्लादेश की आप बात कर रहे हो, यार बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मतलब बांग्लादेश के आप बोर्ड की बात करो, करप्शन बहुत है। आप ओवरऑल रेजिम चेंज की बात कर लो, वहां पे एक्सट्रीमिज्म आ गया है अब। हाँ यार हेलो हेलो। बात तो बात उसकी नहीं है, पता है, ये तो ना, ये तो चीजें हैं जो प्लेयर्स के हाथ में नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्लेयर्स के हाथ में है ना वो उनकी परफॉर्मेंसेज है। सी, रेजिमेंट जो चेंज हो रहा है वो बैक बैक में है, ठीक है, बट जो प्लेयर्स कर सकते हो तो परफॉर्मेंस है ना उनकी, वो रेजिमेंट प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को नहीं रोक रहे ना, उनको सैलरी तो पूरी मिल रही है। देखो ये मैं आपकी चीज समझ गया, मैं लेकिन अपना मैं पॉइंट खत्म नहीं कर पाया था, आप शायद समझ जाते। देखो एक हाँ चीज क्या बोलो। है कि अब अगर करप्शन है बोर्ड में, करप्शन है सिलेक्शन पैनल में, तो वो अनस्किल्ड प्लेयर को उठा लेंगे, जैसे जो पाकिस्तान में भी करते हैं। अब अगर आप, वही बात है ना कि अगर आप सुई को उठा लो और आप बोलो तलवार का काम करो, तो कैसे करेगी? वही वाला केस है कि अगर आप स्किल्ड प्लेयर्स को नहीं ले रहे हो, क्योंकि करप्शन है, या कह लें कि ओवरऑल कुछ ना कुछ बहुत से मसले हैं टीम में, या ओवरऑल मैनेजमेंट में मसले हैं, तो अगर वो चीज नहीं होगी, तो फिर आप स्किल प्लेयर्स को ला ही नहीं पाओगे, और स्किल प्लेयर्स नहीं आएंगे तो परफॉर्म कौन करेगा? तो वो एक चीज है। बाकी मुझे लगता है अब इनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, महमूदुल्लाह हो गए, अब टाइम है कि इनको रिप्लेस किया जाए, कि इनको बोलो कि अब आपका हो गया, आप बहुत बूढ़े हो रिटायरमेंट गए हो। रिटायरमेंट तो ले लिया ना महमूदुल्लाह ने आज ऑल फॉर्मेट से। आज ले ली क्या ले उसने लिया। ओडीआई से? हाँ ले लिया, आप कुछ और मांगते हो शायद मिल जाता आपको।
तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे भी वैसे तो कह दिया था कि मुझे मत रखना। मुशफिक और रहीम ओडीआई से चले गए, टेस्ट खेलेंगे। तो मुझे लगता है बांग्लादेश का जो अंडर 19 का टैलेंट है ना, वो हर जगह चैलेंज कर रहा है। आप एशिया की बात कर लो, आप वर्ल्ड टूर्नामेंट्स की बात कर लो अंडर 19 के, उसे बांग्लादेश चैलेंज कर रहा है एशियन साइड, एज एन एशियन साइड, है सी ना। तो वहां बांग्लादेश पे मुझे लगता है बांग्लादेश चैलेंज तो हमेशा से पोजेस करते हुए आया है, दैट उसमें तो कोई डाउट है नहीं। बट होता क्या है ना कि वो अंडर 19 से आते-आते जब वो सीनियर टीम में आते हैं, तो पता नहीं क्या मेंटालिटी एकदम चेंज हो जाती है उनकी। दे बिकम वेरी एग्रेसिव ऑन द फील्ड एंड आई एम नॉट डिनाइंग, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट फिर क्या है ना, वो एग्रेशन जो है आपका गेम में भी दिखना चाहिए। गेम आपका एग्रेशन जो है आपकी गेम से बैक होना चाहिए। बट जिस तरीके से उनका गेम चलता है, वो सबको पता है। मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं कि हाउ बैड बांग्लादेश इज़ इन क्रिकेट। उनका रेलेवेंस इतना है कि बस वो इंडिया के बगल में बैठे हैं। नहीं तो जैसे आपने देखा ना यूरोपियन क्रिकेट लीग में कैसा हाल होता है, बिल्कुल सेम हालत हो बांग्लादेश की। यार देखो एक चीज है, मतलब अंडर 19 से ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ टैलेंट की बात है ना, तो अंडर हुँ, हुँ। 19 से प्लेयर्स नहीं आ रहे उस हद तक। आप दो तीन आपने देखे होंगे वो सही बात है। लेकिन अगर आप नाहिद राणा की बात करो, नाहिद राणा हाँ, एक हो गया, तो एक हृदय हो गया, ठीक है। उसके अलावा अभी इनका जाकिर अली आया है। उसके बाद अपना एक ये शायद मुशफिक और तस्किन भी शायद अंडर 19 से आए थे। तो जो अंडर 19 से एब्जॉर्प्शन है ना टैलेंट का, वो नहीं हुआ है अभी तक उस तरीके से। आप सौम्य सरकार की बात करो तो ये सब ऐसे ही उठ के आ गए। लिटन दास को बाहर कर दिया इन्होंने। लिटन दास एज टेक्निकली सुपीरियर प्लेयर इनकी टीम में कोई और नहीं हो सकता। तो वही बात है कि मानता हूँ निकला बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, आई एग्री। बट आपने कभी उनकी परफॉर्मेंस देखी है बड़ी टीम से आगे? किसकी, लिटन दास लिटन का दास लिट की? हाँ, लिटन दास इज़ नॉट योर मैच, ही इज़ नॉट योर मैच विनर, बांग्लादेश मैच विनर। यार वो लेकिन अंधों में काना राजा है ना, बाकी सब तो अंधे ही है। तो वो वो काना है उसमें, वो वो अलग काढ़ा केस भी है। नहीं वो काढ़ा भी नहीं है बड़ी टीम्स का, प्रॉब्लम तो यही है। आप उनके स्टैट्स देखोगे तो स्टैट्स उनको लगा कि हाँ ठीक है, ही शुड बी द पार्ट ऑफ प्लेइंग 11। बट आप जब उनके स्टैट्स को थोड़ा-सा डिग डीप करते हैं ना, देन यू रियलाइज़ कि ही इज़ नॉट इवन मीडियोकर, ही इज़ जस्ट लेम। मतलब यार बहुत देखो ही एवरेज बात क्या है ना कि अब अगर आप बात पाकिस्तानी टीम की करोगे, तो अब मतलब देखो लिटन दास के स्टैट्स, स्पेशली स्टैट्स अच्छे नहीं है लिटन दास के, ठीक है। स्टैट्स आप मैंने देखे 30 का एवरेज है शायद ओडीआईस में, है ना। ऐसा कुछ केस है। स्टैट्स हुँ, अच्छे नहीं हुँ। है लिटन दास के। लेकिन बात क्या है कि कुछ प्लेयर्स इम्पैक्ट पे खेलते हैं। ऋषभ पंत के स्टैट्स ओडीआई से बहुत खराब है, लेकिन हुँ। वो बंदा खेलेगा तो वो इम्पैक्ट पे खेलेगा। तो रिटर्न दास के साथ भी एक चीज है कि जो बाकी प्लेयर्स बांग्लादेश की टीम में खेल रहे हैं, वो जगह डिजर्व नहीं करते। अब सौम्य सरकार इतने चांसेस मिल चुके हैं उनको, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा उनके अभी तंजीद हसन ओपन कर रहे हैं, तंजीद नाम है शायद उनका, वो हाँ, ओपन कर हाँ। रहे हैं। तो ये प्लेयर्स वो आपको प्रॉमिस भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो रिटर्न दास को अगर ये कहा जाए कि देखो आपको परफॉर्म करना है, और उनको थोड़ा सा लंबा रोप दिया जाए 10-15 मैचेस का, और उनको बोला जाए कि आपको रन बनाने हैं, उसके बाद आप बाहर करो उनको। लेकिन फिर अंडर 19 से प्लेयर आना चाहिए, बजाय इसके कि कोई सीनियर प्लेयर वापस आ जाए। वो एक जो बात है। मुझे जो मुझे एक मैच विनर लगे थे ना बांग्लादेश के आफ्टर साकिब अल हसन, वो थे मेहदी हसन मिराज। अगर आपको याद हो 2022 में जो इंडिया ने सीरीज़ खेली थी, हम्म। उसमें 2 मैच तो मेहदी हसन मिराज ने सिंगल हैंडेडली जिता दिए थे। एक में सेंचुरी मारी थी और एक में कुछ 50-60 रन उन्होंने आखिरी में आके बना दिए थे। हम्म। तो मेरे को मुझे और बहुत अच्छे ऑलराउंडर लगते हैं, मतलब बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बैटिंग भी उनकी अच्छी है, मतलब वो उनको आप कहीं भी उनको ओपन भी करा सकते हो, आप उनको नंबर 8 भी करा सकते हो, तो वो हर जगह फिट बैठते हैं। तो इकलौते जो मुझे लगता है टैलेंट अच्छा, बांग्लादेश को जो जैसा टैलेंट चाहिए था, जो डिज़र्व करते हैं, वो उनको फाइनली मिल गया। बट अभी उनका भी थोड़ा-सा आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। मेहदी हसन मिराज की फॉर्म का भी, कि वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। टैलेंट उनमें नो डाउट बहुत है, बट उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो। यार मेहंदी हसन मिराज का यही केस है कि मेरे हिसाब से तो अभी अच्छा एक लॉक्ड प्लेयर है आपके पास कि ये हुँ, शॉट एंड शॉट खेलेगा। बाकी इनकी हाँ, बॉलिंग से मुझे दिक्कत नहीं है। बॉलिंग में अगर आप देखें, नाहिद राणा हो गया, और अपना तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहीम, तंजीर हसन शाकिब, अपना तैजुल इस्लाम हो गया, उसके अलावा नसूम अहमद, शाकिब भी अगर एक्शन ठीक करके अगर आ जाएंगे। सी अगर अगर बांग्लादेश को अपनी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग करना है ना, फास्ट बॉलिंग लाइनअप, तो उनको पिचेज़ ऐसी बनानी पड़ेगी। चलो वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है ही, लेकिन जो इनके पास अभी एग्जिस्टिंग टैलेंट है, वो मेरे हिसाब से बॉलिंग में इनके पास लॉक्ड इन टैलेंट है। इनको बैटिंग बहुत इंप्रूव करनी है। और वो बात सही है कि वो शुरुआत उससे उनकी डोमेस्टिक पिचेस से होगी, वो बात भी आपका पॉइंट सही है। बाकी अब अफगानिस्तान पे लेके जाओ और डिस्कशन छोटा छोटा रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 घंटे से पहले ही फिनिश करते हैं इसको, ठीक हुँ, रहेगा, हुँ। है ना। तो अफ़गानिस्तान डिस्कशन यार छोटा रखते हैं, बाकी अफगानिस्तान पे व्यूज दो। अफ़गानिस्तान का मैं शॉर्ट अगर छोटे में बोलूँ तो सेकंड बेस्ट टीम ऑफ एशिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आफ्टर इंडिया दे आर द सेकंड बेस्ट टीम। जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट अफ़गानिस्तान क्रिकेट का राइज़ हुआ है, मतलब जितने चैलेंजेस वो लोग फेस करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। जैसे उनकी जो एक
कंट्री जो है वॉन टर्म है, ठीक है। वो मैं उस जो 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 गवर्नेंस उनकी टीम का, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता फॉर सम, आपको पता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। तो जो उनकी गवर्न कर रही है, उसके बाद भी जिस तरह से वो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से वो जेल्ड हैं अपनी टीम को लेके, तो ये दिखाता है कि उनके लिए कंट्री पहले है, इंडिविजुअलिटी बाद बाद में है। और जिस उनका टैलेंट आ रहा है वो बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है, मतलब अभी भी उनका टैलेंट पूरा आप देख लो तो बहुत सही है। तो मुझे लगता है कि यार अफगानिस्तान इज, मतलब उनको थोड़ा सा और ग्रूमिंग की जरूरत है। लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही टॉप पे पहुंच गए हैं, बट अभी थोड़ा सा और उनको ग्रूमिंग की जरूरत है, 5-7 साल। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि वो इंडिया के बराबर खड़े हो जाए एशिया में। नहीं देखो, इंडिया के बराबर कहना तो बहुत फार फेच आप स्टेटमेंट हो गया। बाकी मुझे ये लगता आप है इंडिया के कि बराबर ऐसे नहीं, अफगानिस्तान को, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ हैविंग दोस प्लेयर्स हु कैन ब्रिंग द क्राउड। मैं उस टर्म से बोल रहा था कि इंडिया के लेवल का तो आप देखो नहीं पहुंच पाएंगे, 20 साल तक कोई नहीं पहंच पाएगा। इंडिया के पास नहीं बैकअप के मतलब देखो बैकअप के अफगानिस्तान, हाँ वो तो मैं आपका पॉइंट समझ गया। अफगानिस्तान के साथ में एक चीज है कि पहली चीज तो ये है कि इनको अपनी फास्ट बॉलिंग पे बहुत काम करना है कि वो फास्ट बॉलर्स अच्छे पिक करके लाएं। दूसरी बात ये, फील्डिंग इनकी बहुत खराब है, इनको फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा। फिटनेस इन लोग की अच्छी है, जो कि कंपेरेटिवली आप देखते हो जो ऐसी टीम्स है जो कि राइज कर रही हैं, उसमें इस लेवल की फिटनेस नहीं दिखती है। इनके पास है तो अच्छी चीज है। बाकी एक और चीज ये है कि इनको फेज आउट इनका करने का प्रोसेस आएगा। वो कह सकते हैं कि इनका भी वो प्रोसेस आएगा कि शहीदी शायद बाहर जाएंगे, नबी बाहर जाएंगे, धीरे धीरे एजिंग हो रही है इनकी भी कुछ प्लेयर्स की। तो वहां पे एक क्रिएट हो सकता है वो मोमेंट जहाँ पे इनकी टीम शायद हॉलो दिखे बहुत जगह पे। तो जो इनका अंडरस्टैंडिंग का टैलेंट है वो भी ऊपर आना चाहिए, जैसे सदीकुल्ला अटल अभी रिसेंटली आए हैं। और आप हम्म, अल्लाह गजनफर की बात करें, वो भी यंगस्टर है, वो भी रैंक्स में आ रहे हैं धीरे धीरे करके ऊपर। तो ये हाँ। जो चीज है, अच्छे साइंस है, मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी देखते हैं कि कैसे जाती है। बाकी हाँ, अब आप पाकिस्तान पे आपके छोटे से व्यूज दे दो, गालियां मत देना आप, छोटा रखोगे तो सही है। पाकिस्तान को मैं ये बोलूंगा कि देखो यार, अपने जो भी आपका कैप्टन बना रहा है ना, उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म दो, और अपने प्लेयर्स को ना, अपनी टीम को सी, पाकिस्तान का थोड़ा सा हमको 5 मिनट देना, मतलब इस चीज पे, ठीक है। तो मैं एक 5 बताना नहीं चाहूंगा ज्यादा कि ज्यादा टाइम नहीं है, आठ आठ हाँ, मिनट है हमारे पास, हमको जल्दी खत्म करना है। पाकिस्तान का देखो, वो भड़ास से निकालना, वो निकल जाएगी तो रुक नहीं पाएगा। नहीं नहीं, बस बात आप भड़ास नॉर्मली की नहीं, पॉइंट दे मैं दो। एक नॉर्मल एज अ क्रिकेट फैन बोलूंगा, एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन में बोलूंगा कि सी, आप पहली बात तो अपने सोशल मीडिया हैंडल बंद करवाओ। वो उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है आपकी टीम, आपकी और टीम सिलेक्शन, वो सोशल मीडिया से काफी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। आपको जो भी कैप्टन बन रहा है उसको एक लॉन्ग रन देने का सोचें, ठीक है। कम से कम उसको 1-2 साल उसको फ्री हैंड दे कैप्टन को, टीम सिलेक्शन में, टीम चलाने में। क्योंकि जिस हिसाब से इन्वॉल्वमेंट रहता है बाकी प्लेयर्स का, मतलब बाकी बैक जो भी मैनेजमेंट का रहता है, वो नहीं होना चाहिए। कैप्टन को एक फ्री हैंड होना चाहिए टीम को चलाने में, टीम को सिलेक्ट करने में। एटलीस्ट अगर आप फ्री हैंड नहीं दे सकते, अगर पॉलिटिकल इसमें इतना ज्यादा है, तो थोड़ी सी आप एटलीस्ट इनपुट ले लीजिए अपने कैप्टन के। और फॉर गॉड सेक हैव सम फ्लिकिंग स्टेबल पीसीबी मैनेजमेंट। जिस तरीके से इनके, मतलब क्या बोलते हैं, पीसीबी के चेयरमैन चेंज होते हैं ना यार, उस बीच में कपड़े नहीं बदलता। हम्म। तो ये एक है, उस पर थोड़ा लंबा डिसीजन जाएगा, बट ठीक है, अभी वक्त की कमी है तो कुछ कर नहीं सकते इस पे हम। वो ये पाकिस्तान बहुत डार्क पिक्चर दिखा रही है, और यही चीज है कि जो भी इनके यंगस्टर्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि उमर बिन यूसुफ हो गए, यासिर अली भी मुझे सही लगते हैं, सैयद फरहान की आप बात कर लो, इरफान खान नियाजी हो गए। तो ये सब जो है, पाकिस्तान ये पाकिस्तान पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम ये है ना कि टैलेंट उनके पास बहुत है, मतलब टैलेंट, मतलब टैलेंट उनका ना पूरा मतलब खड़ा है दरवाजे पे कि यार भैया टैलेंट हमें भी उतना नहीं है, टैलेंट भी नहीं उतना नहीं है। नहीं, बट फिर भी आप देखोगे ना तो टैलेंट तो है। अगर आप उनके डोमेस्टिक देखो ना तो उनके टैलेंट के पास टैलेंट है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जिनके जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, जो भी स्टार स्टडेड खिलाड़ी हैं, मतलब दे आर हेल्ड मेंट टू रूइन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सी, अभी उनका जो इनका एक नेशनल टी20 कप आ रहा है, उसमें मोहम्मद शोएब मलिक खेल रहे हैं, कहीं से हम्म। कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहाब रियाज भी खेलने का सोच रहे थे, बट वो तो आउटरीच हो गया, तो उनको उन्होंने अपना नाम वापस लिया। तो उनके जो स्टार प्लेयर्स हैं और जो उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं ना, वो काफी हेल बेंट हैं, तो उन पर थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को कि भैया देखो 40+ का बंदा नहीं खेलेगा। जैसे आपको याद हो कि उन्होंने एक लास्ट ईयर एक गेमिक करा था, क्या बोलते हैं, कोई कैप कप कराया था उन्होंने, जिसमें चैंपियंस कप। हाँ चैंपियंस कप कराया था, उसमें सरफराज खान मेंटर थे, ठीक है, मेंटर थे वो उसके बाद भी एक बच्चे की जगह खा के वो खुद खेलने आ गए। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नो मैटर कितना बड़ा स्टार हो, कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा उनके अगेंस्ट, कि जब आपको जो एक रोल दे रखा है, अगर आप मेंटर है तो आप खेलने कैसे गए। मिसबा उल हक उसमें एक टीम के मेंटर थे, वो उसी टाइम पे चैंपियंस कप के टाइम पे वो यूएस में थे, ठीक है, कुछ वो कर रहे थे, वो बोल रहे थे उनकी क्या बोलते हैं, उनकी पहले से जो है ना, पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था। कमिटमेंट्स।
हाँ कमिटमेंट्स थी। तो नो मैटर कि जितना अच्छा सर्व करा हो, मतलब जस्ट हेल्ड दोज हुआ जो गलत करे ना उनको प्लीज अकाउंटेबल ठहराएं। जब भी आपकी टीम अच्छी होगी, अदरवाइज तो जो डिप आ रहा है वो कहीं से कहीं तक खत्म नहीं होने वाला। चलो वैसे पाकिस्तान तो मुझे लगता है वो तो फेल ही होना है, और बहुत डार्क फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है इनका। इनको हाँ भगवान बचा सकता है बस। और एक और चीज ये भी है कि अगर आप अब कौन सी टीम रह जाती है, तो आई थिंक टीम्स में न्यूजीलैंड रह जाती है। न्यूजीलैंड के बारे में बताओ, आप क्या लगता है आपको? यार थोड़ा सा ना अपने प्लेयर्स को बोलो कि लीग से दूर रहे, ये थोड़ा सा हार्म कर रहा है। ट्रेंट बोल्ट अगर यहाँ पे होते दुबई में तो बहुत डिफरेंस हो जाता। अच्छा। हाँ मतलब थोड़ा सा उनको बोलना पड़ेगा कि भैया अपने प्लेयर्स को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा सा नेशनल नेशनल टीम को तो प्रायोरिटाइज करें, बट ओडीआई को प्रायोरिटाइज करें थोड़ा सा, क्योंकि टी यार ट्वेंटी में तो आ न्यूजीलैंड तो जाता। देखो। हाँ, फिनिश करो। हाँ तो वो बोल रहा था कि थोड़ा सा अगर ओडीआई को प्रेफरेंस देगा ना तो न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम बन जाएगी। हालांकि अभी भी वो बहुत अच्छी है, बट स्टिल आपको जो आपका एक एक्स फैक्टर वाला प्लेयर चाहिए होता है ना, जो आपको ओवर द लाइन लेके जाए, वो मिस कर रही है कहीं ना हम्म। कहीं न्यूजीलैंड अभी। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है, अभी मुझे लगता है इंडिया को चैलेंज करने वाली टीम आने वाले सालों में ये रहने वाली है। दूसरी बात यह है हम्म। कि जो लीग्स की भी बात आप कर रहे हो ना, या मेरे हिसाब से ट्रेंट बोल्ट अब फिनिश हो गया। मेरे हिसाब से उनका काम हो गया। बस अब बात यही है कि जो बाकी प्लेयर्स इनके हैं उनको लीग से बचाया जाए। और दूसरी बात, जो रचिन रविंद्रा प्रोस्पेक्ट आया है इनके लिए, रचिन रविंद्रा हो गया। आप बात कर रहे हैं इवन के विलियमसन भी चले जाएंगे कुछ टाइम में, सेंटर की कैप्टनसी की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल विलो रोक की बात कर लो आप। तो ये जो कुछ कुछ टैलेंट्स है मेरे हिसाब से ये अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स की आप बात कर लो। बाकी हम्म। हो सकता है कि इनके साथ भी वो हो जाए कि जब फेज आउट होंगे सीनियर्स, तो कौन आएगा। सेम तरह इनके हाँ साथ भी है। तो बाकी अब आप फिर इंडिया के बारे में ही बताओ। हाँ, 2-3 मिनट में खत्म करते हैं। इंडिया रह गया एक टीम, और कौन सी टीम रह गई है? बाकी तो बाद को नहीं है, बाद में तो वो एक आध रह भी गए तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं चलो आप है। इंडिया के बारे में बताओ, क्या लगता है आपको? यार देखो भैया, देखो वाइट बॉल में तो हम एक बहुत बड़े जायंट बन चुके हैं, ठीक है। गौतम गंभीर ने जिस तरीके से, मतलब गौतम गंभीर और द्रविड़ ने जिस तरीके से वाइट वाइट बॉल टीम को बिल्ड करा है ना इंडिया की, वो एक तो लगता है एक शेयर डोमिनेंस क्रिएट होने वाला है अगले 4-5 साल में हमारा। क्योंकि हमें बीट करने के लिए या तो हमारा दिन खराब होना चाहिए, या दूसरी टीम हम्म। के पास इतना अच्छा टैलेंट आना चाहिए कि जो हमारे टैलेंट को ना बीट कर पाए। नहीं तो जिस तरीके से चल रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है दूसरी टीम्स का कम्पीट भी करना। ये एक ओवर स्टेटमेंट लग रहा होगा, बट जो मुझे दिख रहा है ना अभी, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है हम अगली सीरीज ही हार जाए, बट स्टिल। और सबसे अच्छी बात जो इंडियन टीम ने पता है क्या करी, कि जैसे हमने श्रीलंका में जो हारे हम लोग, ठीक है, 3 से ओडीआई सीरीज हारे, तो ना मैनेजमेंट ने उस चीज को ओवर रिएक्ट करा, ना कैप्टन ने उस चीज को ओवर रिएक्ट करा। क्योंकि हमने देखा कि वो जो हमारी जो ओडीआई सीरीज थी, वो जैसे एक एक्सपेरिमेंटल थी। और हम्म। अगर जितना हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, अगर हम वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए जितने मर्जी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन को बनाना चाहते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। अगर उसमें अगर 2-3 सीरीज आप हार भी जाते हो तो आई वोंट माइंड। सी रैंकिंग्स आर जस्ट नथिंग बट लाइक ना होक्स ही है कि भैया अब दिखाया गया नंबर 1 और नंबर 2। वो आपको पता है आपका टैलेंट कहाँ खड़ा है। जैसे बांग्लादेश 8 नंबर पे है, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल गए, बट सबको पता है कि वो 12वें नंबर रैंकिंग की टीम भी नहीं है। तो रैंकिंग वैंकिंग को ज़्यादा ध्यान में ना रखें, और जो चल रहा है उसको बस फॉलो करें, बेसिक्स को फॉलो करें। तो जो चल रहा है इंडियन टीम का वो बेस्ट चल रहा है, मतलब बेस्ट टाइम मुझे लग रहा है और आएगा अभी इंडियन टीम का। अच्छा। हाँ, वैसे तो मैं भी अग्री कर रहा हूँ बहुत कुछ, और फिर उसके बाद मैं एंड कर दूंगा बोलने के बाद, है ना? हाँ तो हाँ प्लीज। चीज ये है कि इंडिया ओवरऑल मुझे लगता है डोमिनेंस जो इंडिया का है, अब वो रहने वाला है यहाँ पे। और जो इंडिया को विनिंग स्प्री अब यहाँ से मिल गए, इंडिया को बहुत टाइम से इसी की तलाश थी, इंडिया को वो मिल गया है। गंभीर मेरे हिसाब से राइट कोच, राइट प्लानिंग के साथ में आ रहा है। और पिछले सालों में इंडिया ने जो मिस किया है, वो एग्जीक्यूशन तो ठीक है मिस किया ही था, लेकिन प्लानिंग की कमी दिखती थी बहुत जगह पे, मैचअप्स बनाने की कमी दिखती थी, प्लानिंग की कमी दिखती थी। ये कह लें कि जो बिहाइंड द सीन्स काम होता है उसकी कमी दिखती थी। तो वो सब चीज जो है मेरे हिसाब से इंडिया ने फिगर आउट किया है उसको। और व्हाइट बॉल में अब बाकी टीम्स को इंप्रूव करके इंडिया के लेवल्स को रीच करना पड़ेगा, वरना ओडीआईज एज अ फॉर्मेट फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का डोमिनेंस इतना बढ़ जाएगा कि वेस्टर्न नेशंस उसको ले ही नहीं पाएंगे। तो बस वही चीज हाँ है। बाकी बहुत मजा आया पुलकित भाई आपके साथ में लाइव में। और आई होप थैंक जो यू। देखेगा वो भी सेम ओपिनियन रखेगा, तो हमारे चैनल्स के लिए अच्छा है। बाकी मैं फिर से एक चीज हाँ कहूंगा कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चैनल का नाम है हिट इट विद पुलकित, और ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज इनको सब्सक्राइब करिए और मुझे भी सब्सक्राइब करिए। बहुत जरूरी है आपका सपोर्ट। बाकी मैचेस पे बात करते रहेंगे, ऐसे ही जुड़ते रहेंगे आपके साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट। और अब फिनिश कर देते हैं लाइव को। ठीक है पुलकित भाई, कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं भाई, बाय एवरीवन यार, एंड थैंक यू फॉर मतलब जिन्होंने भी ज्वाइन करा, जिन्होंने मैसेज करे। हेलो चौधरी दीपक साहब, आपका मैसेज शायद हमसे मिस हो गया। बट चलो थैंक यू ठीक है, एंड फिर एंड करते हैं ना। हाँ भाई, थैंक यू एवरीवन चलो, एंड गुड नाइट, बाय हैव बाय। अ